हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पे। जैसा हमें सभी लोग पता है कि भारतीय भूगोल के टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं और जैसा कि आज हम लोग क्या करेंगे, जो मृदा यानी कि सॉइल के बारे में हम लोग क्लास ले रहे थे, पढ़ रहे थे। तो आज मृदा के संदर्भ में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं और आज पढ़ेंगे कि मृदा का जो गठन है और कह सकते हो मृदा के गठन का जो वर्ग है वो कितने सेंटीमीटर का होता है या उसका व्यास क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि आपने देखा पिछली बारी वीडियो में हम लोगों ने इसके लिए हेडिंग छोड़ रखा था। तो आइए चलते हैं, देखते हैं मृदा के गठन, वर्ग और उसका व्यास। तो यहाँ पर हम लोग एक हेडिंग डाल लेंगे, मृदा गठन के वर्ग और दूसरा हो जाएगा व्यास। व्यास, अच्छा व्यास जो ये होगा वो उसकी यूनिट क्या होगी? क्या मिलीमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, हेक्टोमीटर होगा, मतलब किस में होगा? तो ये मिलीमीटर में होगी, ठीक है, मिलीमीटर में। ये व्यास किस में होगा? तो व्यास की धारणा ये होगा मिलीमीटर में, ठीक है। व्यास किस में होगा? मिलीमीटर में व्यास होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आप समझो कि मिलीमीटर जो ये यूनिट है, ये यूनिट कितनी होनी चाहिए, मतलब यूनिट कितना है। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो इसका अगर यूनिट थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए भाई, तो देखो नीचे सबसे कम की तरफ से अगर इसको देखें तो देखिए ये आपका हो गया इस तरीके से मिलीमीटर, ठीक है। क्या हो गया? मिलीमीटर। इससे अगर जो आप देखेंगे बड़ा तो होगा कौन सा आपका? सेंटीमीटर। कौन सा हो जाएगा? सेंटीमीटर। इससे थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो डेसीमीटर, और ऊपर चलेंगे तो मीटर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर आ जाएगा। इससे ऊपर क्या आपका आ जाएगा? तो ये होगा देखो डेसीमीटर। क्या हो जाएगा? तो डेसीमीटर हो जाएगा। इससे बड़ी यूनिट ऊपर होगी तो होगी कौन सी? मीटर की होगी, है ना। अच्छा थोड़ा सा इसको सही से लिख दिया जाए, इसको हालांकि आप लिख लेना, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। ये होगा आपका मिलीमीटर। मिलीमीटर से बड़ी यूनिट क्या है आपका? सेंटीमीटर। इससे बड़ी यूनिट क्या है? तो डेसीमीटर। इससे बड़ी यूनिट क्या है? तो मीटर। और इससे बड़ी यूनिट क्या है? तो डेकामीटर। क्या हो जाएगा आपका? डेकामीटर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? डेकामीटर। डेकामीटर। इससे बड़ी यूनिट क्या हो जाएगा? तो हेक्टोमीटर। और इससे बड़ा क्या हो जाएगा? तो किलोमीटर। क्या हो जाएगा? किलोमीटर, ठीक है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं यूनिट के बारे में? यानी बीच में आप देखोगे तो बीच में आपको क्या मिलेगा? ये मीटर मिलेगा। बीच में क्या है? ये मीटर है, ठीक है, मीटर है। और आप मीटर से छोटी यूनिट कौन है? डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। और मीटर से बड़ी यूनिट क्या है? देखो डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, ठीक है। तो हमें मृदा का व्यास किस में देखना है? मिलीमीटर में, क्योंकि मिलीमीटर बहुत ही कह सकते हैं एक छोटी यूनिट है, तो इसलिए मिलीमीटर में। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा, जब बात करेंगे हम लोग इसको तो बालू, ठीक है, जो बालू है इसका मतलब साइज क्या है। फिर सेकंड दूसरा आपका होगा, कह सकते हो कि बहुत मोटी बालू, ठीक है, बहुत एक मोटी बालू होती है, बहुत मोटी बालू। फिर होगा मोटी बालू, मोटी बालू। चौथा होगा आपका देखेंगे तो बारीक
या महीन बालू, बारीक या महीन बालू, अब होगा बहुत महीन बालू, बहुत महीन या फिर बारीक बालू, बालू। छठे नंबर पर जो यहाँ पे लिख रहे हैं और सातवें नंबर पर, इसको ध्यान रखना, ये दो थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इनका अगर देखेंगे तो ये आपको मिलेगा, एक कह सकते हैं हम लोग जो गाद होता है ना, गाद जिसे बोलते हैं हम लोग सिल्ट, ठीक है, गाद, गाद। लेकिन कभी कभी वो सिल्ट भी दे देता है, कभी कभी आपको वो सिल्ट भी दे देगा। और फिर आपका है चिकनी मिट्टी, ठीक है, या मृतिका, जिसे क्ले बोलते हैं हम लोग, हिंदी में बोलेंगे मृतिका, ठीक है, और इंग्लिश में बोल देंगे हम लोग क्या, क्ले, ठीक है, क्ले। तो इन सब का अगर साइज आप देखेंगे तो ये साइज किस में होगा, ये साइज आपके होंगे सारे मिलीमीटर में, किस होंगे, मिलीमीटर में। तो देखिए, तो जो बालू की बात करते हैं भाई, देखो बालू, तो बालू का साइज क्या है, बहुत मोटी बालू का साइज क्या है, मोटी बालू का साइज क्या है, बारीक बालू का साइज क्या है, बहुत बारीक का कितना होगा, गाद का कितना होगा, और क्ले का कितना होगा, ठीक है। ये शुरू करेंगे, आप देखेंगे तो 2 मिलीमीटर से लेकर, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर इसका होगा 2 मिलीमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर के बीच, ठीक है, ये इसका साइज होगा, ठीक है, 2 से 1 के बीच में। फिर उसके बाद में बहुत मोटी बालू का जो हो जाएगा वो 1 मिलीमीटर से लेकर 0.5 मिलीमीटर के बीच होगा। इसके बीच हो जाएगा। बहुत मोटी बालू का हो जाएगा 0.5 से लेकर 0.25, ठीक है, मिलीमीटर, ये इसका हो जाएगा। बारीक या महीन बालू का जो हो जाएगा ये 0.25 से लेकर 0.1 मिलीमीटर, ये डाटा हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे तो हम बोलेंगे कि इसका कितना होगा, तो 0.1 से लेकर 0.05 मिलीमीटर, इतना हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 0.05 से लेकर 0.025, ठीक है, इतना हो जाएगा। और अगर बात करते हैं कि इससे इसका कितना हो जाएगा, या फिर हम ये भी यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए 0.2 मिलीमीटर, यानी 0.05 से लेकर कितना होगा, 0.002 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी अगर हम लोग बात करेंगे इसका, तो इसका तो फिर कितना हो जाएगा, 0.02 से क्या हो जाएगा, कम, ठीक है, कम। यानी कि आप देखो मृदा का कौन सा वो वर्ग है, कौन सा वर्ग है जो बहुत ही बारीक, तो बहुत ही बारीक होता है, तो वो है कौन सा, तो वो क्ले, कौन है, क्ले, यानी कि मृतिका, ठीक है। आपको अधिकतम सवाल ये पूछेगा कि जो सिल्ट है, जो गाद है, इसका आकार क्या है, व्यास क्या है, तो बता सकते हो 0.05 से लेकर 0.002 मिलीमीटर, ठीक है। और मृतिका की बात करेंगे तो ये 0.002 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये विशेष बात आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको ये 3 नीचे का ध्यान रखना चाहिए कि इनका आकार या फिर साइज क्या हो, ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग
कुछ अगला मृदा में देखने। और आज हम लोग मृदा में दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे क्या, कि जो मृदा प्रच्छेदिका, क्या पढ़ेंगे, मृदा प्रच्छेदिका यानी कि सॉइल प्रोफाइल, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। मृदा परिच्छेदिका यानी कि सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल, मृदा प्रच्छेदिका। आप कहोगे मृदा प्रच्छेदिका क्या होता है, तो इसकी अगर थोड़ी सी अगर वन लाइन में एक परिभाषा अगर हम पढ़ें तो इसका मतलब ये है कि देखिए कि मृदा की जो ऊपरी परत होती है और आधारभूत चट्टान तक की लेकर जो एक ऊर्ध्वाधर अगर काट लगाते हैं तो उसमें जो कुछ भी दिखाई पड़ेगा वो क्या होगा आपका, वो मृदा प्रच्छेदिका होगा। सपोज करो जैसे मैंने माना, ऐसा मान लो आपको कि ये क्या है, मृदा है, क्या है, ये मृदा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर इस मृदा पे ऐसे खड़ी काट लगाएं, खड़ी काट मतलब ऊर्ध्वाधर, ठीक है, क्या हो, ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजॉन्टल इस पे कट लगाएं, तो आपको जो कुछ ये कटने के बाद में इसके अंदर जो कुछ आपको दिखेगा वही क्या आपका मृदा प्रोफाइल है, वही क्या मृदा प्रोफाइल है। तो अगर आप ऊर्ध्वाधर काट लगाते हैं उसमें जो कुछ दिखता है तो आपको मृदा, वो क्या है आपका प्रोफाइल है। और उसको क्षैतिज देखते हैं तो उसको हम लोग लेयर बोलेंगे, संस्तर बोलेंगे, होरिजोन्स बोलेंगे, ठीक है। तो मृदा प्रच्छेदिका क्या है, इसकी अगर एक परिभाषा हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे देखिए परिभाषा होगा कि मृदा की ऊपरी, ऊपरी मतलब सबसे ऊपरी की बात करें, मृदा की ऊपरी परत से लेकर आधारभूत चट्टानों, आधारभूत चट्टानों तक के ऊर्ध्वाधर काट को मृदा प्रच्छेदिका कहते हैं। मृदा प्रच्छेदिका इसे कहेंगे, ठीक है। और अगर देखें मृदा की अगर क्षैतिज जो परत है उसे मृदा संस्तर कहेंगे। इसको भी ध्यान रखना कि मृदा के क्षैतिज परतों को मृदा संस्तर कहते हैं। क्या बोलेंगे, मृदा संस्तर बोलेंगे इसे, ठीक है। तो इसको ये क्या है, परिभाषा आपकी एक हो गई, ठीक है, जिसे कि मृदा संस्तर किसे बोलेंगे और क्या है ये, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक नई स्लाइड में जाना पड़ेगा और वहाँ पे कुछ आकृतियों के रूप में हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई क्या क्या हमें। ये हमने क्या देखा कि यहाँ पर
ये मृदा का मतलब हम लोग खड़ी काट देख रहे हैं, यानी मृदा का जो प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे ये मृदा की खड़ी काट हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने सपोज किया कि ऊपर यहाँ पे किसी प्रकार का, जैसे मानो हमने यहाँ पे कोई ऐसे पौधे हैं, ठीक है, ये हमने माना क्या है, ये पौधे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये पौधे हो गए और इनकी जो कुछ कह सकते हैं कि जड़ें हैं वो उनका यहाँ तक इसका विस्तार है। इस साइड में हम लोग लेयर देख के चलते हैं कि मृदा प्रोफाइल में कितनी लेयरें होती हैं। तो लेयरों की जब बात करते हैं ना, तो जैसे कि ये देखेंगे आपको, ये आपका ओ संस्तर हो गया, ये आपका ओ संस्तर है, ओ संस्तर है, ये आपका ए संस्तर है, ए संस्तर है, ये आपका बी संस्तर है, ये आपका सी संस्तर, यानी संस्तर को अपने भाषा में इसको एक प्रकार का परत समझ सकते हैं, ठीक है, परत। ठीक है, तो देखिए इसको समझना आपको कुछ ऐसे है कि देखिए मृदा जो है ना, मृदा की ये खड़ी काट है, मृदा की क्या है, ये खड़ी काट है, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे तो जो ये वो सबसे ऊपरी संस्तर से लेकर, यानी मृदा के सबसे ऊपरी संस्तर से लेकर ये आधारभूत चट्टानी संरचना तक का अगर हम लोग खड़ी काट लगाते हैं तो उसमें जो कुछ दिखता है वो आपका मृदा प्रोफाइल है। यानी आप ऐसे समझ करो जैसे आपने एक तरबूज लिया, ठीक है ना, क्या लिया, एक तरबूज लिया, तरबूज को आपने ऐसे सीधा खड़ा कर लिया, उसको ऊपर से काट दिया, तो उसमें अब जो कुछ आपको दिख रहा है वो हम लोग कह सकते हैं कि मृदा या फिर तरबूज का क्या, वो प्रोफाइल है एक प्रकार का, ठीक है। तो वैसे अगर मृदा को काटेंगे ना तो जो कुछ दिखेगा वो मृदा का प्रोफाइल होगा, ठीक है। तो अगर हम ऊर्ध्वाधर देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, तो फिर आपको ये दिखेगा मृदा प्रोफाइल। अगर आपको 36 देखना है, क्या 36, जैसे इधर से इधर देख रहे हैं, 36 देख रहे हैं, तो फिर इसमें जो लेयरें पाई जाएंगी उनको हम लोग संस्तर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 36 लेयरों को संस्तर कहेंगे। तो आप देखें कितने संस्तर हैं मृदा प्रोफाइल में, 4 हैं, ओ ए बी सी। अब सवाल ये पूछा जाएगा कि मृदा प्रोफाइल में सबसे ऊपरी संस्तर कौन सी होती है, ओ होता है, ए बी या सी। तो अधिकतम बच्चे ए लगा सकते हैं, जबकि ए नहीं है, क्या है, ओ है, क्या है, ओ है। तो मृदा की सबसे ऊपरी जो परत है, मृदा की सबसे ऊपरी जो संस्तर है मृदा प्रोफाइल के अंतर्गत, वो कौन है, तो ओ संस्तर है। कौन सा है, ओ संस्तर है। अब इन सब की क्या अपनी अपनी क्या विशेषता है भाई, ओ संस्तर की अपनी विशेषता है, ए संस्तर की अपनी विशेषता है, बी की अपनी है और सी की अपनी है। ये नीचे जो हमने बनाए हैं ये आपकी एक, ये क्या है, तो ये चट्टाने हैं, ठीक है, ये खराब चट्टाने हैं, ये क्या है, खराब चट्टाने हैं, ठीक है ना, ये क्या है, ये भाई खराब चट्टाने हैं, क्योंकि चट्टानों के ही टूटने फूटने से तो क्या बनेगा, मृदाएं बनेंगी, क्या बनेगी, मृदाएं बनेंगी, है नहीं, तो ही तो मृदा बनेगा, ठीक है। अब ऐसे औरली हम देख लें यहाँ पे एक बार, जैसे मतलब सवाल आपसे पूछ लिया कि बताइए कि मृदा प्रोफाइल में जल संग्रहण यानी कि वाटर जो कह सकते हो रिस्टोरेज जो होता है वो किस लेयर में होता है, ओ में होता है, ए में होता है, बी में होता है, सी में होता है। या निच्छालन की प्रक्रिया कहाँ होती है, ये पूछेगा कि जैविक पदार्थ किस लेयर में ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर आपसे पूछ लेगा इसमें से बताइए किसमें खनिज पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं जो पौधों के लिए आवश्यक है नहीं। सबसे बेकार संस्तर कौन सा होता है, देखेंगे सी वाला होता है। तो एक समय ड्यूरेशन के बाद, ध्यान रखिए, एक समय ड्यूरेशन के बाद क्या होता है
कि जो ये सी लेयर है ये कन्वर्ट हो जाता है बी वाले लेयर में, बी वाला कन्वर्ट होता है ए वाले में, ए वाला कन्वर्ट होगा ओ वाले में। तो ऐसे मृदा ऐसे बनेगी। जो ये चट्टाने हैं, ये खराब चट्टाने भाई पृथ्वी के नीचे देखेंगे तो खराब चट्टाने पड़ी हुई हैं। अब वो चट्टाने एक समय अंतराल के बाद में वो चट्टाने टूटने फूटने से या उनके विक्षेपण से निक्षेपण से जो कुछ भी है वो धीरे धीरे बदलता रहता है लेयरों में। आप जैसे इस लेयर से ऊपर की ओर जाएंगे उतनी अच्छी मृदा मिलती जाएगी। ठीक है, तो अब इन लेयरों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं एक बार कि भाई ओ लेयर जो है इसमें क्या विशेषता क्या है। ठीक है, ए की क्या है, बी की क्या है और सी की क्या है। ठीक है, तो अब देखो इधर आते हैं बैक इस वाले पर और यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। ज़रा देखो सी लेयरों की लेकर। ठीक, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कौन सा है आपका ओ संस्तर। ठीक है, कौन सा है ओ संस्तर, ओ संस्तर। इसके बारे में सबसे पहले ध्यान रखो कि ये मृदा की सबसे ऊपरी क्या है, जैविक परत है। मृदा के सबसे ऊपरी परत जो है वो संस्तर है और ये कैसा है तो जैविक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग ये डालें कि मृदा की सबसे ऊपरी परत है जो जैविक परत के नाम से, जैविक परत के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। यानी सवाल ये है, अगर सवाल आ जाए कि बताइए कि मृदा प्रोफाइल में यानी कि सॉइल प्रोफाइल में किस परत को जैविक परत भी कहते हैं, तो ओ संस्तर को कहते हैं जैविक परत। कहोगे क्यों कहते हैं, क्यों कहने का रीजन ये है क्योंकि मृदा के ऊपरी लेयर में ही आपके जैविक पदार्थ की मात्रा क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। थोड़ा उपजाऊ भी क्या होगा, वो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, उपजाऊ भी क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वो संस्तर जो है यहाँ पे जैविक परत क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें जैविक पदार्थों की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, इसलिए। अब आ जाएंगे ए संस्तर, यानी कि ए वाली परत, इसकी क्या विशेषता है। अब देखो मृदा की अगर हम बात करते हैं कि मृदा की अधिकांश जो जड़ें हैं ना वो कह सकते हैं कि कहाँ विकसित होती हैं। मान लो कोई भी पेड़ पौधा हो गया, उसकी अधिकांश जड़ें कहाँ ज़्यादा विकसित होंगी, तो होंगी ए संस्तर में ज़्यादा विकसित होंगी। ठीक है, ठीक, तो यहाँ आप लिखेंगे इसमें पॉइंट में एक कि यहाँ पौधे की, कैसे कहते हैं, यहाँ अधिकांश पौधे की जड़ें विकसित होती हैं। ठीक है, पौधे के, तो यहाँ अधिकांश पौधे की जड़ें विकसित होती हैं। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे जो कह सकते हैं कार्बनिक जो पदार्थ है ना वो यहाँ पे ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, और जो कि काले रंग का होता है, मतलब कह सकते हैं ये लेयर होगा ना वो हल्का थोड़ा काला होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बनिक जो पदार्थ है ना उनकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ठीक कह सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक ऐसे कार्बनिक पदार्थों के कारण यह आमतौर पर
काले रंग का होता है। काले रंग का होता है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे निच्छालन की प्रक्रिया होती है। ठीक है ना। ए संस्तर में क्या होता है कि यहाँ निच्छालन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाएगा? निच्छालन। यहाँ निच्छालन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, निच्छालन क्षेत्र। ठीक है, लीचन भी कहते हैं इसको। तो ए संस्तर, अब ए संस्तर में सवाल आपसे ये पूछेगा कि ए संस्तर की क्या विशेषताएं हैं। पहले देखो कि पौधों की अधिकांश जड़ें कहाँ विकसित होती हैं? ए संस्तर में। ठीक है, निच्छालन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो आप ए संस्तर में। कार्बनिक पदार्थों के कारण यहाँ का रंग आमतौर पे काला होता है। किस लेयर में? ए संस्तर में। अब देखो यहाँ पर, ये जब आप देखोगे यहाँ पर देखिए, ये जो आपका ए संस्तर है, ए संस्तर, तो ए संस्तर में आप देखेंगे कि पौधे जो आपको ये पौधे दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये आपके क्या है? पौधे जो हैं, पौधे। ठीक है, तो इनकी जो अधिकांश जड़ें विकसित आपको दिख रही हैं वो ए संस्तर में दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, रंग इसका हल्का सा काला होता है। ठीक है, ए संस्तर का होता है, काला रंग होता है। यहाँ पे निच्छालन की प्रक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये लिख दूँ, यहाँ पे निच्छालन, यहीं पे लिख देता हूँ निच्छालन, निच्छालन क्षेत्र। ठीक है, तो निच्छालन क्षेत्र हमने लिख दिया। निच्छालन का मतलब क्या होता है? निच्छालन का मतलब होता है कि देखिए, ये मृदा का जो ऊपरी परत है ना, मृदा का ऊपरी परत, अब मृदा के ऊपरी परत में जाहिर सी बात है कि बहुत सारे तत्व पाए जाएंगे। होगा चूना, होगा पोटास, होगा नाइट्रोजन, होगा एल्युमिनियम, होगा और ना जाने कितने तत्व होंगे। लेकिन अगर जो वो सारे तत्व पानी यानी कि जल के साथ घुलकर इस लेयर से इस लेयर में आ जाते हैं, तो उसे कहते हैं निच्छालन। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निच्छालन की प्रक्रिया। मेरी बात समझ पा रहे हो? देखिए, अगर जैसे कि सपोज करो कि अगर जो यहाँ पर मृदा के ऊपरी परत में यानी ओ लेयर में, ओ संस्तर में, यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पर चूना पत्थर की मात्रा, या मैं ऐसे कह दूँ कि यहाँ पे चूना जो है या पोटास की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन वो जो चूना है, जो पोटास है, वो नीचे वाली लेयर में कब आएगा? भाई ऐसे तो आ नहीं पाएगा, नॉर्मल नहीं आएगा। लेकिन आएगा कब? ये कब आएगा? क्योंकि जब वो पोटास और चूना, जो चूना होगा, वो जो पानी के साथ घुलेगा, पानी के साथ घुलेगा, पानी के साथ जब घुलेगा तो पानी क्या होगा, जो जल क्या होगा, वो इस लेयर से छन कर, रिस कर कहाँ आएगा? ए लेयर में आएगा। और जब ए लेयर में आएगा तो अब उस जल के साथ में पोटास, चूना, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम या अन्य पदार्थ कहाँ चले आते हैं? ए लेयर में चले आएंगे। तो बस इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निच्छालन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निच्छालन कहते हैं। ठीक, तो निच्छालन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ए संस्तर में होती है। अच्छा, जब सारे तत्व घुलकर कहाँ चले आए पानी के साथ? ए लेयर में। तो तभी तो आपने देखा कि ए लेयर वाले में ही तो पौधे की जड़ों का विकास क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सभी क्या है? पोषक तत्व उपस्थित हैं। ठीक है, अब आते हैं बी लेयर में। बी लेयर में क्या इसकी विशेषता है? बी लेयर में इसकी विशेषता आप देखेंगे तो जो बी लेयर है, यहाँ पे जल संचयन क्षेत्र से कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जल का क्या होता है? संचयन होता है। ठीक है, जल का क्या होता है? संचयन होता है। उसके अलावा आप देखेंगे तो ये चिकनी मृदा और यहाँ पे गाद भी मिलेगी, चिकनी मृदा और गाद भी यहाँ मिलेगी। ठीक, तो बैक आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। अच्छा, ये ए संस्तर हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे बी संस्तर देखते हैं।
बी संस्तर। बी संस्तर हमने देखा कि इसे हम लोग क्या करें, इसे जल संचयन क्षेत्र भी कहते हैं। इसे जल संचयन क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, जल संचयन क्षेत्र भी कहते हैं। फिर इसके अलावा इसी संस्तर आप देखेंगे तो यहाँ पर चिकनी व गाद, ठीक है ना, सिल्ट और क्ले, चिकनी व गाद जैसी मृदा पाई जाती है। पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पे। उसके अलावा आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो निच्छालन की प्रक्रिया द्वारा यहाँ पे एल्युमिनियम और कुछ लोहा और जैविक पदार्थ क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखना निच्छालन प्रक्रिया के दौरान, निच्छालन के कारण यहाँ लोहा, एल्युमिनियम व अन्य का संग्रहण होता है, संग्रहण होता है। और यहाँ पे विनिक्षेपण की जो रेट होती है ज़्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि विनिक्षेपण विनिक्षेपण यानी डिपोजिशन की बात करें, विनिक्षेपण दर सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक है। ये है वी संस्तर के बारे में। ठीक है, और अंतिम जो बच गया आपका वो हो गया सी संस्तर। संस्तर को हम लोग हॉरिजॉन्स भी कहते हैं, ध्यान रखना, हॉरिजॉन्स। इसमें कह सकते हैं कि यह सबसे निचली परत है। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल का। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल का इसका सबसे निचली परत है। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे मृदा का मतलब पूर्णतः विकास नहीं होता है। यहाँ पे ऋतुक्षरित मतलब खराब चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है कि मृदा का पूर्णतः विकास नहीं होता है। यहाँ पर ऋतुक्षरित खराब चट्टानें पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, जो कालांतर में किसमें, तो वी
विसंस्तर में परिवर्तित होती है। और विसंस्तर आगे किस में परिवर्तित हो जाएगी, तो ए संस्तर में, और ये वाला किस में हो जाएगा, तो वो वाले में, ठीक है, किस में हो जाएगा, ओ संस्तर में हो जाएगा। तो ऐसे ही मृदा का क्या चलता रहता है, ऐसे ही मृदा का विकास चलता रहता है, ठीक है। कुछ चट्टानें जो है ना, चट्टानों से क्या बनेंगे, आपके मृदा ही बनती होंगी टूटने फूटने से। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, क्या मृदा का जो प्रोफाइल है उसके बारे में, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है आपका सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। ये क्या देख रहे हैं हम लोग, सॉइल प्रोफाइल। चलिए अब हम लोग चलते हैं भाई अगले स्लाइड पर, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे मृदा के जो प्रकार हैं, 8 प्रकार, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और सबसे पहले यहाँ पे मृदा के प्रकारों में अब पढ़ने चल रहे हैं हम लोग क्या, तो जलोढ़ मृदा, ठीक है। जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़ मृदा। इसे एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, ठीक है, एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, कभी भी आता है सवाल। तो इसको हम लोग एक अन्य नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसे, एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। हालांकि देने के लिए इसके कई सारे नाम हैं, ठीक है। तो इसको अन्य नामों से अगर देखा जाए तो क्या किस किस नामों से पुकारते हैं, देखो इसको हम लोग कछारी मृदा भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कछारी मृदा भी कहते हैं, कछारी मृदा कहते हैं। इसके अलावा इसे हम लोग कौप, ठीक है, कौप मृदा भी कहते हैं, कौप मृदा भी कहते हैं। इसके अलावा हम लोग इसे दोमट मृदा भी कहते हैं, दोमट मृदा, ठीक है, कहते हैं। तो ये इसके क्या है, इसके अन्य ये नाम है, ठीक है, क्या है, कछारी, कौप मृदा, दोमट मृदा भी कहते हैं, ठीक है। ये इसके क्या है, अन्य नाम हो गए, ठीक है, अन्य इसके नाम हो गए। अब देखो जो आपका जलोढ़ मृदा है, ये भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल तो इसने ही कवर कर रखा है। यानी अगर सवाल आ जाए कि भारत वर्ष में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल या भूभाग पर विस्तारित मृदा का कौन सा प्रकार है, होगा जलोढ़ मृदा। और कहीं ना कहीं हम ये भी देखेंगे, कहीं ना कहीं ये भी देखेंगे कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा कौन है, तो जलोढ़ मृदा है। यानी जलोढ़ मृदा में आप सभी प्रकार की कृषि कर सकते हो, क्योंकि वो ये जो ज़मीन होती है, ये जो आपका जगह है, खेती है, ये फर्टाइल होती है। मिट्टी कैसी होती है, फर्टाइल होती है। क्यों होती है, क्योंकि इस मृदा में आपके पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए 18 होते थे, 6 आपने प्राथमिक देखा था नहीं, और 3 आपने द्वितीयक देखा था, और 9 क्या थे आपके सूक्ष्म पोषक तत्व थे। तो उसमें अधिकतम चीज़ें से मिल जाती हैं। वैसे आप देखोगे भारतीय मृदा में एक चीज़ की हमेशा कमी ही रहती है, और वो है कौन सी, तो वह है नाइट्रोजन। भारतीय मृदा में अगर देखा जाए तो कौन सा ऐसा एक तत्व है जिसकी लगभग कमी ही रहती है, वो है आपका सो नाइट्रोजन, ठीक है, लगभग कमी ही रहती है। तो ये मृदा आप बताएंगे कि ये मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो कितना, तो हम बता सकते हैं क्या, देखो 15 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, कितना, 15 लाख वर्ग किलोमीटर। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर क्या है, विस्तारित है,
यानी भारत में सबसे अधिक भूभाग पर कौन से मृदा का विस्तार है? कहेंगे जलोढ़ मृदा का विस्तार है। ठीक है, तो भारत के सभी क्षेत्रफल पर। उसके अलावा देखिएगा कि ये मृदा भारत के उत्तरी भाग में ज़्यादा विस्तार है। ज़्यादा क्या है? विस्तार है उत्तरी भाग में। ठीक है, हालांकि भी एक पूरा एक डायग्राम देखेंगे हम लोग कि मतलब भारत के कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, उसको भारत के मैप पे देखेंगे। हालांकि ये तो अभी थ्योरी है, थ्योरी से लिख देते हैं, बाकी हम लोग उस पर देखेंगे अभी। उसके अलावा देखिएगा ये मृदा जो जलोढ़ मृदा है, सर कह सकते हैं कि जलोढ़ मृदा, इसमें एक दूसरा देखेंगे मृदा जो जलोढ़ मृदा है ना, ये इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण कैसे होता है? देखिए, इसका निर्माण की बात करें तो जलोढ़ मृदा का जो निर्माण की प्रक्रिया है, निर्माण कैसे इसका होता है भाई? देखो, निर्माण, इसका निर्माण होता है कि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण, यानी कि डिपोजिशन, निक्षेपण व समुद्रों के पश्चगमन, पश्चगमन मतलब होता है पीछे हटना। ठीक है, पश्चगमन मतलब क्या? पीछे हटना, पीछे हटना। ठीक है, पीछे हटना। ठीक है, निक्षेपण और समुद्रों के पश्चगमन द्वारा छोड़े गए अवसादों से। तो ऐसे क्या होता है, इसका मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कुल मिलाकर आप ऐसे समझो कि जब कोई भी नदी होती है तो नदियाँ जब चलती हैं तो ये एक राज्य में, दो राज्य में, तीन राज्य में ऐसे प्रवाहित होती हैं। तो नदियाँ क्या करती हैं? अपने साथ में जो अवसाद लेकर आती हैं, अवसाद मतलब हो सकता है कि वो विभिन्न प्रकार के वो वनस्पतियों के अवशेष हों, है नहीं, हो सकता है कि दूसरी जगह की मृदा काट कर उसको आगे लेकर जा रही है, जिसे हम लोग जल अपवर्तन हम लोग अपर्दन कहते हैं। ठीक है, तो जब ये मृदा आगे लेकर जाती है अपने आसपास के क्षेत्रों में, मृदा को क्या करती है? निक्षेपित करती है, यानी कि मृदा को डिपोजिट करती है, जमा करती है। ठीक है, तो उससे जो मृदा बनती है उसे हम लोग कहते हैं जलोढ़ मृदा। यानी उसको कुछ ऐसे समझो, सपोज करो कि ये क्या है? आपकी एक गंगा नदी है, गंगा नदी है ये। ठीक है, ये क्या है? गंगा नदी है। ठीक है, अब गंगा नदी जाहिर सी बात है कि ये 5 राज्यों में इसका प्रवाह है। ठीक है, ये यूके में भी जाती है, ये यूपी में भी जाती है, ये झारखंड में भी जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो ये बिहार में भी जाती है और ये पश्चिम बंगाल में भी जाती है पश्चिम बंगाल में। तो अब नदी जब ये चलेगी उत्तराखंड से, तो जाहिर सी बात है कि इतनी लंबी दूरी तय करेगी तो उत्तराखंड से ये कटाव करेगी, उत्तराखंड की मृदा को कटाव करेगी, यूपी में निक्षेपित करेगी, यूपी एमपी से कटाव करेगी तो वो झारखंड में निक्षेपित करेगी, यूपी बिहार उत्तराखंड कटाव करेगी तो वो बिहार में जाके मृदा को निक्षेपित करेगी। यानी कि मृदा, जैसे आप देखो नदियाँ हर साल तो बाढ़ लाती हैं, तो गंगा भी बाढ़ लाएगी, है नहीं? तो नदियाँ जब बाढ़ अपने साथ लाती है तो उसके दौरान ये क्या करती है? मृदा अपर्दन भी करती है, और मृदा अपर्दन करेगी जाहिर से उसका निक्षेपण होगा भाई। अगर कहीं से मिट्टी अगर वो काटेगी तो कहीं वो जमाव करेगी, डिपॉजिट करेगी। तो जहाँ पे वो नदी मृदा को डिपॉजिट करेगी तो वहाँ पे एक नई मृदा की लेयर
चढ़ जाती है, जिसे हम लोग खासकर उसे खादर कहते हैं, खादर मृदा। वैसे जलोढ़ मृदा का ही क्या है, ये नया दूसरा 2 भाग होते हैं ना, उसमें खादर और बांगर। तो जो बाढ़ द्वारा हर साल नई मृदा जम जाती है उसे खादर कहते हैं, और जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता उसे बांगर कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका क्या होगा, निर्माण होता है। तो गंगा का जो मैदानी भाग है, गंगा का मैदानी भाग जो है, ये भारत में सबसे बड़ा आप देखेंगे तो क्या है आपका, तो ये जलोढ़ मृदा का भाग है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, जो ये जलोढ़ मृदा है ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है। ये कह सकते हैं सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। ठीक है, यहीं पे लिख दें, यहाँ पर देखो कि भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा। ध्यान रखना कि ये मृदा जो है ये क्या है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। सर्वाधिक ये क्या है, उपजाऊ मृदा है कौन, जलोढ़ मृदा। ठीक है, अगर इसमें भी दे दे कि कौन सी वाली, तो कह दो खासकर खादर वाली। ठीक है, कौन सी, खासकर खादर वाली। ठीक है, अब देखो इसके ना 2 भाग हम लोग बना लेते हैं भाई, जलोढ़ मृदा के हमने 2 भाग इसको बना लो, किसको हमने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा, एक तो है जो आपकी पुरानी जलोढ़ मृदा है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मृदा है, और यहाँ पर आपका एक नवीन जलोढ़ मृदा होगा, नवीन जलोढ़ मृदा है। ठीक है, नवीन जलोढ़ मृदा है। ठीक है, नवीन जलोढ़ मृदा है। तो दोनों में क्या भाई विशेषता है, यानी आप देखोगे जो जलोढ़ मृदा है, यहाँ पे लिखा है ना दोमट लिखा है, देखो इसको दोमट भी तो कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसे, दोमट कहते हैं। तो दोमट कहते हैं, दोमट का मतलब क्या है, 2 का मतलब हो गया, दोमट मतलब मिट्टी, यानी कि इसमें 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने, 2 प्रकार की, इन 2 प्रकार को हम लोग बता सकते हैं। अब देखिएगा, जो ये पुरानी जलोढ़ मृदा है, जो पुरानी जलोढ़ मृदा है, इसको तो हम लोग कहते हैं बांगर। क्या बोलते हैं, बांगर मृदा। ठीक है, क्या बोलेंगे, बांगर मृदा। जो नवीन जलोढ़ मृदा है इसको हम लोग कहते हैं खादर मृदा। क्या बोलेंगे, खादर मृदा। ठीक है, क्या बोलेंगे, खादर मृदा बोलेंगे। ठीक है ना, खादर बोलेंगे। अब जो बांगर मृदा जो होती है, इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या विशेषता है, तो इसके संदर्भ में आप ध्यान रख सकते हो कि जो खादर मृदा है, बांगर मृदा जो है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ नदियों का जल नहीं पहुँचता है। हालांकि अब नहीं पहुँचता है, पहले पहुँचता होगा, लेकिन अभी तो नहीं पहुँचता है। ठीक है, यहाँ नदियों का जल नहीं पहुँचता, यानी बाढ़ जो है, फ्लड, उसकी जल यहाँ नहीं पहुँचता है। तो यहाँ नदियों का जल नहीं पहुँचता है। नहीं पहुँचता है। ये उच्च भूमि है, ये उच्च भूमि है, यानी इस वाली भूमि से तो थोड़ा ऊंचा है ये। ठीक है, क्या है, थोड़ा ऊंचा है, उच्च भूमि है। ठीक है, उसके अतिरिक्त देखो उच्च भूमि है। फिर आप देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि ये जो बांगर मृदा है वो खादर मृदा से कम उपजाऊ है। ठीक है, ये बांगर मृदा जो है वो खादर से कम उपजाऊ है। ठीक है, फिर ये लिखेंगे कि ये खादर से अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। कम उपजाऊ है।
अगर बांगर का आप क्षेत्र देखेंगे कि बांगर जो है ये मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो कहेंगे कि जो गंगा का जो मैदानी भाग है उसको भी मैंने 3 भागों में बांटा है, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा। तो गंगा का जो ऊपरी भाग है पंजाब का हिस्सा है, हरियाणा का हिस्सा है, ठीक है, और जो सतलज वाला हिस्सा है वहाँ पर आपको बांगर मृदा मिल जाएगी, ठीक है। खादर आप देखेंगे तो मध्य गंगा, निम्न गंगा, ठीक है, यूपी वाला हिस्सा, ठीक है, और बिहार वाले हिस्से में खादर मृदाएं मिल जाती हैं, ठीक है। तो अगर इनकी हम बात करें कि बांगर मृदा का विस्तार कहाँ पे है, तो इसको ध्यान रखना कहाँ पे है, तो ऊपरी गंगा में है, सतलज क्षेत्र में है, मतलब सतलज जो नदी है उसके आसपास के एरिया, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ये ऊंचे पे होते हैं ना, तो ऊंचे पे होते हैं तो फिर यहाँ जल नहीं पहुँच पाता है, नई मिट्टी नहीं आ पाती है, वही मिट्टी है, तो वहाँ पे फिर फसल बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं होता है। अब जो ये खादर मृदा है, यहाँ कह सकते हैं कि जो खादर मृदा है कि ये कि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से ये क्या है, निर्मित है। और हर साल बाढ़ आती है तो हर साल एक मृदा की नई लेयर जम जाती है नदी के बेसिन, मतलब आसपास के एरियाज में हो जाती है, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ तो ये जलोढ़ मृदा में भी क्या है, खादर वाली सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि अत्यधिक उपजाऊ है, क्योंकि नवीन जलोढ़ मृदा खादर मृदा है किसका भाग, जलोढ़ मृदा का ही है, इसलिए वहाँ लिखा है कि सर्वाधिक उपजाऊ है। लेकिन अगर कहा जाए कि जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ है कि खादर मृदा है, तो आपको खादर मृदा लगाना चाहिए, ठीक है, खादर मृदा ये होगा, ठीक है। तो ये जो खादर मृदा है ये गंगा के मध्य निम्न मैदानी भागों में पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है। तो ये हमने यहाँ तक का देख लिया, ठीक है। अब गंगा का जो मैदानी भाग है ना, ये लगभग इसकी गहराई अगर देखेंगे गंगा के मैदानी भाग की गहराई कितनी है, तो लगभग 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर गहरा कह सकते हैं कि मैदानी भाग का गहराई है, ठीक है। तो मैदानी भाग का गहराई कितना है उत्तर में, तो कहेंगे 2 किलोमीटर, कहीं कम में कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी आप देखोगे कहीं ना कहीं नदियों के द्वारा लगभग हजारों वर्षों से अवसाद लाया गया है, उसका निक्षेपण किया गया है और लगभग 2 किलोमीटर तक वो जम चुका है, ठीक है ना। देखो निक्षेपण मतलब होता है जमाव, डिपोजिशन, ठीक है। नदियाँ जब अपने साथ लेकर अवसाद आती हैं, जब उसको कहीं पे जमा कर देती हैं उसे कहते हैं निक्षेपण, क्या बोलते हैं, निक्षेपण, ठीक है। अभी देखो इसमें भी एक पॉइंट आपको और लिखना है जलोढ़ वाले में, इसमें ये लिखना है कि जो ये जलोढ़ मृदा है, ठीक है ना, मैदानी भागों में पाया जाता है, ये इसको 4 भागों, मतलब मैदानी भागों को हमने 4 भागों में बांटा है। एक आपने सुना होगा भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र, ठीक है। तराई क्षेत्र, ठीक है, यानी ऊपर से देखेंगे ऊपरले हिस्से से, तो पहले भाबर क्षेत्र आएगा, फिर हम कौन सा देखेंगे, तो आपका तराई क्षेत्र आएगा, ठीक है, ठीक है। ये देखें तो हमने इस तरीके से पढ़ा है कि जो आपका गंगा का मैदानी भाग जो है इसको हमने क्या किया है, इसको मैदानी भाग
मैदानी भाग को 4 भागों में 4 भागों में हमने क्या किया, वर्गीकृत किया है, वर्गीकृत किया है। तो कहोगे फिर कौन कौन से वो 4 भाग हैं। ठीक है, तो देखो पहला तो आपने देखोगे जो साउथ में है वो है कौन सा, भाबर क्षेत्र, जो पर्वतों के गिरपद वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा आप देखेंगे तो फिर आपका हो जाएगा तराई क्षेत्र, जो दलदली हिस्सा होता है। तीसरा हो गया बांगर, जो भी आपने देखा जलोढ़ मृदा जो है वो पुरानी वाली। बांगर। और चौथा देखा कौन सा, खादर। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा नदियाँ कहाँ विलुप्त हो जाती हैं, भाबर क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और पुनः कहाँ दिखाई देने लगती हैं, तराई वाले क्षेत्र में दिखाई देने लगती हैं। तो भाबर जो क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र जो है ये पर्वतों के गिरिपद यानी पर्वतों के जो पड़ोस की भूमि होती है ना, वहाँ पे होते हैं जहाँ पे छोटे और बड़े पत्थरों का क्या होता है, जमाव होता है, निक्षेपण होता है। और वहाँ पे नदियाँ पत्थरों के नीचे से बहना शुरू हो जाती हैं, तो वो नदियाँ वहाँ पे विलुप्त दिखाई पड़ती हैं भाबर क्षेत्र में, लेकिन पुनः वो तराई क्षेत्र में दिखना शुरू कर देती हैं। ठीक है, दिखना शुरू कर देती हैं। तो आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे से। तो अभी देखो आगे जो हमारे पास अभी और सारे मृदाएँ हैं, जैसे हमें लाल मृदा पढ़ना है, काली मृदा पढ़ना है, लेटराइट मृदा पढ़ना है, पीट मृदा पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे तो मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा के बारे में हमें जानकारी लेना है। यानी 8 प्रकार की मृदाएँ होती थी, तो लेकिन 8 प्रकार की मृदाओं में हमें मुख्यतः 5 से 6 मृदाएँ पढ़नी है, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कह सकते काली मृदा या लाल मृदा के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।